ओके, तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं CSS प्रॉपर्टीज को। और आज हम उन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं जो पहले तो बची हुई थी, ओवरफ्लो, फ्लोट एंड ओपेसिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेटर्स और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्लासेस एंड आईडीज, एंड देन फाइनल एग्जांपल्स CSS का देखेंगे। ये टोटल बचा हुआ जो हमें CSS में पढ़ाना है। बाकी फिर मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि अगर और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैंने वेबसाइट बताई हुई है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। बट जो समझने की है, करने की चीजें, उसमें आके आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। जो 2-1 दिन और CSS चलेगा तो आप एक कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह से हम काम करेंगे। क्लासेस एंड आईडीज, एग्जांपल्स में हम मेनली कुछ चीजें दिखाएंगे। डिजाइनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल menus, डिजाइनिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज, और फिर कुछ हम देखेंगे फॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें अभी हमको और समझनी है, जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा हमें CSS के थ्रू करते हैं, जिनकी जरूरत, जिसमें हमें CSS की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड फॉर्म प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ओवरफ्लो की बात अगर हम करें, when the content of the element, paragraph, division, etc. exceeds from the given height or width, then the remaining content, remaining नहीं कह सकते, उसको हम कह सकते हैं then the extra content goes outside of the block. तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा बाहर जाने लगेगा, which is called overflow. जैसे मैंने कोई पैराग्राफ बनाया और मैंने कहा विड्थ इसकी 200 पिक्सल, हाइट है 300 पिक्सल, और मैंने उसमें टेक्स्ट लिख दिया ज्यादा, तो सिंपल सी बात है उस विड्थ और हाइट से ज्यादा चला जाएगा। इसीलिए हाइट और विड्थ हम अगर ऑटो कर दे, अगर नहीं दें तो उस हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी विड्थ और हाइट। बट अगर मैंने स्टैटिक दे दी, फिक्स दे दी, और कंटेंट ज्यादा है, तो फिर कंटेंट बाहर जाएगा, विच इज कॉल्ड ओवरफ्लो। टू स्पेसिफाई द बिहेवियर of overflow we can use overflow CSS property. ओवरफ्लो में क्या क्या हो सकता है भाई? ओवरफ्लो या तो आप हिडन कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, हिडन, क्लिप और स्क्रॉल, बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं ओवरफ्लो को। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर गए अपने सबलाइम टेक्स्ट पर और हमने फिर से एक नया फॉर्म बना लिया, या नया पेज बना लेते हैं। न्यू फाइल, हमने इसको सेव किया और CSS example 13.html तो चलिए हम देखते हैं। हमने लिखा पैराग्राफ, दिस इज माई पैरा, और मैंने इसको Ctrl+C कर लिया, Ctrl+C, और हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। हमने एक पैराग्राफ में 2 डेटा चाहिए, या फिर आप नॉर्मली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने खूब सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पैराग्राफ में थोड़ी सी स्टाइल दे दी। तो देखिए हम यहाँ भी दे सकते हैं और हम ऊपर भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल, और स्टाइल पर हमने किसकी स्टाइल कर दी? पैराग्राफ की। पैराग्राफ में हमने क्या दे दिया? बॉर्डर,
बॉर्डर विड्थ या बॉर्डर स्टाइल हमने कर दिया सॉलिड, देन हमने कर दिया बॉर्डर विड्थ ने कर दी 2 पिक्सल। खास जो हमें देखनी है वो है विड्थ और हाइट, क्योंकि ओवरफ्लो तभी समझ में आएगा जब विड्थ और हाइट होंगे। विड्थ 100 px, या हमने विड्थ दे दी 200 px एंड हाइट दे दी हमने 300 px। ठीक है, सेव किया और इसे हमने रन किया। वेट करिए थोड़ा सा। अभी तो मेरा डेटा सारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अब इसकी हाइट कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हाइट कर दी इसकी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, और मैंने फिर से इसे रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब आपका पैराग्राफ इस बॉर्डर के अंदर दिख रहा है, बॉक्स के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ये ओवरफ्लो हो गया। ये कहाँ चला गया? हमारे पैराग्राफ से बाहर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो। अब इस ओवरफ्लो में कैसे मेंटेन करना है उसकी प्रॉपर्टी देखिए। हमने पहली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन। हिडन मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं दिखेगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो एक्स्ट्रा कंटेंट गायब, सिर्फ उतना ही कंटेंट दिखेगा जितना आपने लिखा है। दूसरा है ओवरफ्लो, अगर आप हिडन नहीं कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं स्क्रॉल, ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब देखिए क्या होगा, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया। हॉरिजॉन्टली अभी नहीं आया क्योंकि इसकी विड्थ हमने आगे बढ़ाई नहीं। तो यहाँ पर सारा कुछ हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल हो गया। आगे ये भी सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्क्रॉलिंग चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों स्क्रॉल बार आ जाते हैं। तो ये देखिए, अब आपका एक्स्ट्रा जो डेटा है वो भी है, बट आपका जो एरिया पैराग्राफ का वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है। ओवरफ्लो में क्या लगा दिया, ओवरफ्लो हिडन या ओवरफ्लो स्क्रॉल। हाँ, अगर आप चाहते हैं केवल एक तरफ को ओवरफ्लो मेंटेन करना है, हम क्या देख रहे थे अभी कि भाई दोनों तरफ ये स्क्रॉल बार जोड़ रहा है। अगर हम चाह रहे थे केवल एक ही तरफ का ओवरफ्लो आपको मेंटेन करना है, तो फिर आप ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई की बात करें तो प्रॉपर्टी और मिल जाएगी, ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। तो ओवरफ्लो वाई जैसे मैंने कर दी, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए एक्स वाला ओवरफ्लो हट गया। हम कह रहे थे अभी कि आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। तो अब ये वर्टिकल वाला आ रहा बट हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, क्लिप वाला हटा देते हैं अभी। क्लिप इसके लिए थोड़ा सा CSS के साथ जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो फिर क्लिपिंग भी सिखाएंगे आपको किस तरह से की जाती है। बाय डिफॉल्ट होती है विजिबल। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, विजिबल। विजिबल दैट मीन्स दिखती रहती है। नेक्स्ट है फ्लोट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट। फ्लोट का काम होगा टू प्लेस द block content at left or right side और अलाइन। आप पूरा का पूरा जो ब्लॉक कंटेंट है उसे लेफ्ट या राइट अलाइन करना चाहते हैं। ब्लॉक कंटेंट मतलब टैग को, ठीक है, उसके अंदर के टेक्स्ट को नहीं। किसकी बात हम कर रहे हैं, टैग को। लाइक पैराग्राफ हुआ, डिवीजन हुआ, टेबल हुआ। अगर आप इनको उठा के आप चाहते हैं पेज के लेफ्ट साइड में आए, या उठा के सीधे आप राइट साइड में करना चाहते हैं, तो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लोट। तो फ्लोट के साथ या तो हम लेफ्ट यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे, राइट। सेंटर के लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। उसके लिए होता है अलाइन आर्ट, हाँ, उसके लिए मार्जिन, जो मार्जिन एंड मार्जिन राइट को ऑटो करना होता है वो, या फिर हम सेंटर टैग लगा सकते हैं। अभी फ्लोट को समझते हैं। तो फ्लोट पूरे के पूरे कंटेंट को उठा के या तो लेफ्ट साइड कर देगा या फिर राइट साइड कर देगा। देखिए इस एग्जांपल पे अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये अभी हमारा कंटेंट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, बट
अगर मैं दूसरा पैराग्राफ बना दूं तो जरूरी नहीं यहीं पर आएगा, इसके नीचे आ सकता है। तो देखिए अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया, सेम यही चीज, मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे बंद किया और इसको कॉपी कर लिया पैराग्राफ को, तो क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक कंटेंट है, आपको पता है ब्लॉक कंटेंट होने से क्या होगा कि ये अगला जो भी पैरा होगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आएगा, अगला पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा। अब मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ सेम लाइन पर आए, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो साइड एक के बाद एक के आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मैं गया प्रॉपर्टी में और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ब्लॉक भी है प्लस इनलाइन भी हो जाएगा, आ गया। दूसरा ऑप्शन है फ्लोट कर सकते हैं आप, इसको ये ना करके मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी हटाई, हटाने के लिए हमने इसको कमेंट कर दिया। दूसरा तरीका देखिए, हमने लिखा फ्लोट लेफ्ट। अब क्या होगा कि पैराग्राफ लेफ्ट, सारे पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो, ठीक है, लेफ्ट अलाइन। तो लेफ्ट का मतलब है कि जैसे ही पैराग्राफ आएगा अपनी ब्लॉक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा और उस पूरी लाइन में केवल लेफ्ट साइड रहेगा। उसके बाद जब कोई पैराग्राफ आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कंटेंट हट चुका है, तो वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा, तो एक्चुअली अपने लेफ्ट में, इसके राइट में आएगा, बट जब आप उसे टाइप करना शुरू करेंगे तो उस पेज में उसे लेफ्ट टू राइट भरेगा, लेफ्ट टू राइट मतलब सेकंड वाला पैराग्राफ इस राइट साइड नहीं आ जाएगा डायरेक्ट कोने पर, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट भरता हुआ आएगा लाइन को, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन भरेगी। ये काम किसका, फ्लोट लेफ्ट का। अगर मैंने इसका फ्लोट राइट किया तो ये इस लाइन पे राइट साइड में आएगा, देखिएगा मैंने इसको फ्लोट राइट किया, फ्लोट राइट। अब क्या होगा, आप इसको रिफ्रेश करिए, तो ये दोनों पैराग्राफ एक्चुअली क्या है, हम जब भी लगाएंगे तो ये राइट टू लेफ्ट, तो ये वाला पैराग्राफ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मुझे एक को लेफ्ट और एक को राइट करना है, तो देखिए मैंने पूरे पैराग्राफ को हमने लेफ्ट ही रहने दिया, और जहां पर मुझे ओवर राइट करनी को ये एक प्रॉपर्टी, तो हम वहाँ लाइन यूज कर लेंगे। तो दूसरे वाले पैराग्राफ पे गए और दूसरे वाले पैराग्राफ पर हमने क्या लिख दिया, स्टाइल फ्लोट राइट, तो केवल दूसरा वाला पैराग्राफ राइट में हो जाएगा, पहला वाला लेफ्ट में और दूसरा कहाँ चला गया, राइट में। तो अब इसके अंदर के कंटेंट राइट नहीं है, अगर कंटेंट को राइट करना है तो टेक्स्ट अलाइन हम पढ़ चुके हैं, उसको मुझे राइट करना होगा। फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट देख लिया, ओवरफ्लो देख लिया, ओपेसिटी समझते हैं क्या होती है। ओपेसिटी देखिए, ओपेसिटी जैसे हमने बीच में कलर पढ़ा था, याद करिए RGBA जब पढ़ा था तो हमने कहा था कलर की ओपेसिटी हम 0 से 1 के बीच करते हैं, 0 मतलब नथिंग और 1 मतलब फुल कलर। बीच में जैसे जैसे हम कलर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं कलर गहरा होता चला जाता है, अगर ओपेसिटी कम है तो पीछे का कलर भी दिखेगा। उसी तरह से इमेज में होता है, ओपेसिटी मतलब उसकी क्लियरिटी से कि कितना इमेज क्लियर आएगा या ब्लर आएगा। तो इट स्पेसिफाई क्लियरिटी ऑफ इमेजेस, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बताता है वैल्यू इसकी भी कहाँ से कहाँ तक, 0.0 से वैल्यू विल बी फ्रॉम 0.0 टू 1.0 के बीच में आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइक हमने एक इमेज बनाया mg src इक्वल टू, हमने इमेजेस के अंदर से कोई भी इमेज दे दी, हमने सपोज कीजिए फ्लावर डॉट जेपीजी कर लिया, और यहाँ पर स्टाइल दे दिया, स्टाइल इक्वल टू ओपेसिटी, ओपेसिटी 0.5 किया, तो ओपेसिटी 0.5 है, मतलब ये इमेज ज्यादा क्लियर नहीं आने वाली। और हमने एक स्टाइल में जाकर स्टाइल बना दी ऊपर जाके कि जब हम इस पे माउस ले जाएं तो फुल ओपेसिटी आ जाए इसकी, या जब माउस ले जाएं तो ओपेसिटी कम हो जाए। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप देख, यहाँ बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे एक नया पेज बनाया, मैंने इसे सेव कर लिया, ये एग्जाम्पल 14.html, तो गड़बड़ हो गया, फिर से बना लेते हैं एग्जाम्पल 14.html। हमने यहाँ पे इमेज लगा दिया img src,
इमेजेस के अंदर से यहाँ देख लेते कोई इमेज है क्या हमारे काम की, तो हम इमेजेस पे जाकर कुछ इमेजेस के नाम यहाँ सर्च कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक इमेज हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए भोजपुर की भी है, सलमान के शिवा डॉट जेपीजी भी है, तो हमने लिखा SHIV शिवा डॉट जेपीजी कर लिया। ठीक है, कुछ विड्थ दे देते हैं, हम चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं, स्टाइल में जाके हम दे सकते हैं। विड्थ हमने कर दी 200 पिक्सल, हमने यहाँ पे हाइट कर दी 200 px। स्टाइल का यूज ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा। अगर हम चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल हमने कर दिया सॉलिड, और बॉर्डर विड्थ हम दे सकते हैं 2px। हम चाहे तो बॉर्डर कलर दे सकते हैं, तो ये सारी स्टाइल आप दे सकते हैं। हमने नॉर्मल अभी लिखा इतना ही, और इसको हमने रन करके देखा किस तरह से दिख रहा है। इमेज आ रही है। अब इसको ओपेसिटी समझते हैं। मैंने इसको ओपेसिटी कर दी, तो एक स्टाइल और यहाँ पे जोड़ दी, ओपेसिटी 0.5। 0.5 मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए धुंधली इमेज हो गई। ठीक है, इमेज क्या हो गई, धुंधली हो गई। मैं चाहता हूँ जब माउस ले जाए तो ये क्लियर हो जाए, माउस हटाएं फिर धुंधली हो जाए। हमने यहाँ पे 2 बार ओपेसिटी लिख दी, एक बार एच ओवर पे लिख दी और एक बार नॉर्मल लिख दी। देखते हैं जरा काम करेंगे। नॉर्मल ओपेसिटी एच ओवर 1.0 कर लिया है, और IMG की नॉर्मल जो कैपेसिटी है 0.5 कर दिया। अब देखते जरा रिफ्रेश करके, बाय डिफॉल्ट ऐसा है। हाँ, ये ठीक रहा। देखिए माउस ले जाने से क्लियर हो रही है, माउस हटाने से नॉर्मल ओपेसिटी जो है, एच ओवर करने से वो धुंधली से क्लियर हो रही है। तो ये ओपेसिटी का काम है। ठीक है, ओपेसिटी, तो ओपेसिटी आप कम ज्यादा कैसा भी कर सकते हैं। और धुंधली करने 0.3 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 0.0 करेंगे तो इमेज गायब हो जाएगी। तो ओपेसिटी से भी हम कंटेंट को गायब कर सकते हैं। जैसे हम पिछले क्लासेस में विजिबिलिटी और डिस्प्ले से देख रहे थे, विजिबिलिटी हिडन कर रहे थे, डिस्प्ले नन कर रहे थे। अगर ओपेसिटी ही 0.0 करें तो इमेज ही दिखाई नहीं देगी, केवल क्या दिखेगा उसका, कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो माउस ले जाने पे तो दिख रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको ओपेसिटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो 0 कर दीजिए। थोड़ा बढ़ाना है तो 1 2 3 इस तरह से आप कर लीजिए। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए माउस ले जाने से पूरी क्लियर हो रही है। ये इस तरह से कॉम्बिनेटर्स we can set, we can define the css properties for more than one tag, for more than one tag in same line। ठीक है, एट अ टाइम, एक ही बार में, एक ही लाइन पर, एक ही ब्लॉक पे अगर आप एक से ज्यादा CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉम्बिनेटर्स का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल if we want to set the color of heading H1 and H2 both, दोनों का कलर अगर मैं रेड करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, H1 H2 in red color, then we can write, हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्टाइल के अंदर CSS वगैरह लगाकर, यहाँ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट प्लस CSS H1, और मैंने यहाँ कलर क्या कर दिया, तो आपने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा दिया इसका मतलब है कि आप दो टैग के लिए, इन दोनों टैग के लिए सेम प्रॉपर्टी चाहते हैं। दोनों टैग के लिए सेम प्रॉपर्टी। अभी क्या कर रहे थे हम, हर एक टैग के लिए अलग अलग टैग लिख रहे थे। तो स्टाइल में जाना है, H1, H2 लिख देना, H1, H2 लिख देना है। फर्स्ट कॉम्बिनेटर्स, कई सारे कॉम्बिनेटर्स हैं, अभी हम पहला बात कर रहे हैं कॉमा कॉम्बिनेटर्स। अगर हम कॉमा से कंबाइन करते हैं, ये सेपरेट करते हैं दो टैग को, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी उन दोनों टैग के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी इन दोनों टैग के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला तरीका ये वाला देखते हैं। फिर दूसरा कॉम्बिनेटर्स भी देखेंगे कैसे काम करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फिर से नया एग्जांपल, न्यू फाइल बनाया, कंट्रोल एस किया, css example15.html।
CSS एग्जाम्पल लिख दिया। तो देखिए यहीं पर हम बना लेते हैं। हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल पे गए और हमने h1 कॉमा h2 लिख दिया और मैंने इसका कलर क्या कर दिया रहे। बाकी प्रॉपर्टी आप भले अलग अलग करिए, H1 में बाकी आपको विड्थ हाइट ज्यादा देनी तो आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना है। जो प्रॉपर्टी आप अलग चाहते हैं उसके लिए सिंगल टैग से लिखिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप सेम चाहते हैं उसके लिए हमने क्या लिख दिया ऊपर ही एक बार। अब मैंने यहाँ लिख दिया H1 और हम लिखा जिस टेक्नो सॉल्यूशन, H1 हो गया, H2 और हमने लिख दिया आवर कोर्सेस। S3 में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नॉर्मल आएगा। इसलिए ब्रेक PGDC, ब्रेक CPCT, जो भी है मैंने कंट्रोल एस किया उसको रन किया। मुझे तो केवल शुरू के दो टैग देखने हैं, ये देखिए फर्स्ट वाला भी रेड कलर से आ रहा है, H2 भी रेड कलर से आ रहा है और H3 के लिए आप अलग से स्पेसिफाई कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेटर्स हुआ पहला। दूसरा कॉम्बिनेटर होता है नेस्टेड कॉम्बिनेटर्स और नेस्टेड टैग। नेस्टेड मतलब इफ द टैग कम्स इनसाइड अनदर टैग, उसको नेस्टेड कॉम्बिनेटर्स कहते हैं। तो टैग 1 स्पेस टैग 2, बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना है, बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना है, तो उसको हम नेस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर सेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टैग 2 नॉट टैग 1। किसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, टैग 2 की, टैग 2 की, लेकिन वो टैग 2 जो कि टैग 1 के अंदर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक, हमने ए की प्रॉपर्टी सेट करी और एक हमने लिख दिया LIA की प्रॉपर्टी, LIA, या दो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल ए की प्रॉपर्टी बता रहा है, लेकिन नेस्टिंग प्रॉपर्टी ये हुई। इसका मतलब है केवल उन्हीं एंकर पर, उन्हीं एंकर टैग की प्रॉपर्टी ये मैं बताने जा रहा हूँ जो कि LI के अंदर आएंगे, LI के अंदर आएंगे। तो फॉर नेस्टेड टैग, नेस्टेड मतलब इफ द टैग कम्स इनसाइड अनदर टैग, अगर वो टैग किसी दूसरे टैग के अंदर आ रहा है तो आपको बीच में क्या लगा देना, स्पेस, बीच में क्या लगा देना, स्पेस। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर ग्रे और मैंने इस पे कलर कर दिया व्हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी ऐसे टैग जो LI के अंदर आएंगे उनका कलर व्हाइट आएगा, और ऐसे टैग जो कि बाहर लिखे हुए हैं एंकर, एंकर ऐसी हाइपरलिंक, वो क्या आएंगे, ग्रे। इन पे हमने कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया ओवरफ्लो, मतलब उनके ऊपर लाइन आएगी, ओवरफ्लो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया ओवर लाइन, ओवर लाइन। ये एग्जांपल आप देखिए, इसको इसी को उठाकर हमने लिखा कंट्रोल C और हमने यहाँ पर H1 H2 हटाया और हमने नॉर्मल लिखा और नीचे कुछ हमने लिंक्स बना दी, कुछ लिंक बना दी मैंने, देखे। तो लिंक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल लिंक href इक्वल टू http://www.google.com, नॉर्मल लिंक हो गई। और मैं लिख दिया विजिट गूगल /a कर लिया और हमने यहाँ ब्रेक करके दूसरा ये बनाया। दूसरा एक इसके अंदर बना रहे हैं हम, यूएल के अंदर, सपोज कीजिए यूएल के अंदर हम LI पे गए और LI पर हम अलग अलग हाइपरलिंक बना रहे थे। href इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने हैश दे दिया। हैश क्यों दे रहा हूँ मैंने पहले बताया था, जब मुझे किसी लिंक पे नहीं जाना है अभी, तो अभी हम सिर्फ हैश लिखकर उसे खाली छोड़ सकते हैं, LI देन A, और href पे हमने फिर से क्या लिख दिया, हैश, और यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस, ठीक है। मैंने सेव किया, अभी कोई और स्टाइलिंग नहीं करी है, आप केवल ये देखना है आपको। देखिए विजिट गूगल दिख रहा है, उसमें कोई अंडरलाइन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो दिख रहे हैं एक्चुअली व्हाइट कलर से आ रहे हैं। हमारे टेक्स्ट का, सॉरी, स्क्रीन का बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है।
तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर ली, पिछली क्लासेस से हेल्प ली हमने, यूएल की स्टाइल कर ली। यूएल में बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, ब्लैक। और यूएल में हमने एक चीज और कर दी, टेक्स्ट सॉरी एक ऑप्शन और कर लिया, चलिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दिया, ये यूएल हो गया। दूसरा, तो यूएल के अगर स्पेसिफाई कर दिया तो अलाई नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए यूएल, यूएल के अंदर होम के ऊपर दिख रही है हल्की सी लाइन, और अबाउट के ऊपर दिख रही है। होम के ऊपर दिख रही है और अबाउट के, तो ओवर लाइन काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पर अलग प्रॉपर्टी काम कर रही है, बाहर अलग प्रॉपर्टी काम कर रही है। देखना थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं। तो विजिट गूगल में नॉर्मल ए, तो अगर मुझे नेस्टिंग प्रॉपर्टी बतानी है कि अगर कोई टैग किसी दूसरे टैग के अंदर अगर आ रहा है वही टैग, तो अलग बिहेव करे, इंडिविजुअल आ रहा है तो अलग बिहेव करे, इसे बताने के लिए हम नेस्टिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे एंकर टैग चाहिए, पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा पी। तो अगर वही एंकर टैग पैराग्राफ के अंदर आ रहा है तो उसकी फॉन्ट फैमिली बदल रही है, ये नेस्टिंग हो गई। तो उसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, कोरबेल। और बाकी प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई नहीं की। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो देखिए इस तरह से आ रहा है। मैं बड़ा करके फिर से एक बार दिखा दूं। विजिट गूगल अलग है, विजिट गूगल यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर है। तो ये कॉम्बिनेटर से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल की क्लास में भी हम देखेंगे, कॉम्बिनेटर से भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज इनकी प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास में आगे का प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे।